नमस्कार प्यारे साथियों। एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हम समय की एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी गुफा में थे। हम भीमबेटका की चट्टानों पर उकेरी गई उन तस्वीरों को देख रहे थे जो हमारे लाखों साल पुराने पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी थीं। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां ना कोई राजा था, ना कोई राज्य, ना कोई लिपि और ना कोई इतिहास। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान का जीवन प्रकृति के साथ एक निरंतर संघर्ष और सामंजस्य का नाम था। वो कहानी थी मानव के पहले कदम की, उसकी कल्पना की पहली उड़ान की। लेकिन मानव का स्वभाव है कि वो कभी एक जगह नहीं रुकता। हजारों सालों की इस धीमी यात्रा में उसने आग पर काबू पाया, पहिए का आविष्कार किया और सबसे बड़ी क्रांति, उसने खेती करना सीख लिया। कृषि के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। अब इंसान को भोजन के लिए दर-दर भटकने की जरूरत नहीं थी। वो नदियों के किनारे बसने लगा। बस्तियां गांव बनी, गांव कस्बे बने और कस्बे शहर। कृषि से जो अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ, उसने व्यापार को जन्म दिया। व्यापार ने नए मार्गों को खोला और इन मार्गों पर बसे शहरों ने धन और शक्ति को जन्म दिया। और फिर आज से लगभग 2600 साल पहले, यानी ईसा से 600 साल पूर्व, गंगा और नर्मदा की घाटियों में एक नई राजनीतिक क्रांति हुई। छोटे छोटे कबीलाई जनपदों का युग समाप्त हो रहा था और उनकी जगह ले रहे थे विशाल, शक्तिशाली और संगठित राज्य। ये भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का दौर था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजन राज्यों का जिक्र मिलता है जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया। मगध, कोसल, वत्स, कुरु, पांचाल, ये नाम उस नए युग की महाशक्तियों के थे जो आपस में वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। इन 16 महाशक्तियों में से एक मध्य भारत की उपजाऊ भूमि पर अपनी पूरी शान और ताकत के साथ खड़ी थी। ये एक ऐसा महाजनपद था जिसकी समृद्धि व्यापारियों को खींचती थी और जिसकी सैन्य शक्ति पड़ोसी राजाओं की नींद उड़ा देती थी। इसकी राजधानी उज्जैनी उस युग का एक महानगर थी। व्यापार, धर्म, कला और ज्ञान का एक धधकता हुआ केंद्र। ये महाजनपद था अवंती। तो चलिए आज भीमबेटका के पाषाणकालीन धुंधलके से निकलकर महाजनपद काल के राजनीतिक प्रकाश में प्रवेश करते हैं। हम जानेंगे कि अवंती का उदय कैसे हुआ, कौन था इसका प्रतापी शासक चंड प्रद्योत जिसके नाम से मगध का सम्राट भी खौफ खाता था, और क्या थी उज्जैनी की वो खासियत जो उसे सदियों तक भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक बनाए रही। हमारा आज का विषय है महाजनपद काल, अवंती, उज्जैन महाजनपद का विकास। भाग 1, एक नए युग का उदय, लोहे की क्रांति और महाजनपद। अवंती की कहानी को समझने से पहले हमें उस युग की आत्मा को समझना होगा जिसमें वो जन्मी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रहा था। इस मंथन के केंद्र में थी एक धातु, लोहा। लोहे की क्रांति। गंगा के मैदानों और मध्य भारत में लोहे के विशाल भंडारों की खोज ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी। लोहे के मजबूत फाल वाले हलों से घने जंगलों को साफ करना और गहरी जुताई करना संभव हुआ। इससे कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस। लोहे से बने मजबूत औजारों ने शिल्प और उद्योग को बढ़ावा दिया, और सबसे बढ़कर लोहे के बने हथियारों, तलवारें, भाले, तीरों के फल ने युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया। अतिरिक्त उत्पादन और शहरीकरण। जब किसानों ने अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करना शुरू कर दिया, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे खेती करने की जरूरत नहीं थी। शिल्पी, व्यापारी, सैनिक और शासक। लोग अब व्यापार और प्रशासन के केंद्रों में इकट्ठा होने लगे, और इस प्रक्रिया ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1000 साल बाद भारत में द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। 16 महाजनपद। इसी सामाजिक आर्थिक उथल-पुथल की राजनीतिक अभिव्यक्ति थे 16 महाजनपद। ये अब कबीलों पर आधारित छोटे राज्य नहीं थे, बल्कि एक निश्चित भूभाग, एक सुदृढ़ राजधानी, एक स्थायी सेना और एक व्यवस्थित कर प्रणाली वाले विकसित राज्य थे। अवंती इन्हीं 16 महाशक्तियों में से एक प्रमुख खिलाड़ी था। भाग 2, अवंती की भौगोलिक स्थिति, समृद्धि और शक्ति का आधार।
किसी भी राज्य की शक्ति और उसका चरित्र बहुत हद तक उसके भूगोल द्वारा तय होता है। अवंती के एक महान शक्ति के रूप में उदय के पीछे उसकी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ था। मालवा का वरदान। अवंती महाजनपद का केंद्र आज का मालवा और उसके आसपास का क्षेत्र था। ये क्षेत्र प्रकृति के वरदान से संपन्न था। उपजाऊ काली मिट्टी। मालवा का पठार अपनी उपजाऊ काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो कपास और गेहूं के लिए आदर्श है। इस मिट्टी ने अवंती को एक समृद्ध कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रदान की। नदियों का जाल। नर्मदा, शिप्रा, चंबल और बेतवा जैसी नदियों ने इस क्षेत्र को सिंचाई और पीने के पानी से सिंचित किया। लोहे के भंडार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस क्षेत्र में और इसके आसपास लोहे के समृद्ध भंडार थे। इस लौह अयस्क ने अवंती को उस युग की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक प्रदान की। उसके हथियार पड़ोसी राज्यों से कहीं बेहतर और मजबूत थे। व्यापार मार्गों का चौराहा। अवंती की सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति थी उसका व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित होना। उत्तर दक्षिण का सेतु। ये उत्तर भारत के प्रमुख शहरों जैसे मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग दक्षिणा पथ पर स्थित था। पूर्व पश्चिम का द्वार। साथ ही यह गंगा के मैदानों को पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाहों जैसे भृगुकच्छ, आधुनिक भरूच और सोपारा से जोड़ने वाले मार्ग पर भी था। इसका मतलब था कि चाहे माल उत्तर से दक्षिण जाए या पूर्व से पश्चिम, उसे अवंती से होकर गुजरना पड़ता था। इस व्यापारिक आवागमन ने उज्जैनी को उस युग का एक विशाल व्यावसायिक केंद्र बना दिया और अवंती को करों और चुंगियों से भारी राजस्व प्राप्त होता था। दो राजधानियां। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती महाजनपद के दो राजधानियां थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित थी और राज्य का प्रमुख राजनीतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहेश्मती, इसकी पहचान आधुनिक महेश्वर से की जाती है, जो नर्मदा के तट पर स्थित है। संभवतः ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र रहा होगा। भाग 3। अवंती का सिंह चंडप्रद्योत और उसका आतंक। हर महान राज्य के पीछे एक महान शासक की कहानी होती है। अवंती की शक्ति और प्रतिष्ठा का पर्याय था उसका राजा प्रद्योत। वो इतना शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और क्रोधी स्वभाव का था कि उसे चंडप्रद्योत के नाम से जाना जाने लगा। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर उसी के समकालीन थे। उसके शासनकाल में अवंती अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचा। एक दुर्जेय सैन्य शक्ति। चंडप्रद्योत की शक्ति का आधार थी उसकी विशाल और सुसंगठित सेना, हाथियों की सेना। उसके पास हाथियों की एक विशाल और प्रशिक्षित सेना थी, जो उस युग में किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ा संहारक हथियार मानी जाती थी। लौह अस्त्र। लोहे के भंडारों के कारण उसकी सेना बेहतर और मजबूत हथियारों से लैस थी। मगध का भय। प्रद्योत की सैन्य शक्ति का आतंक इतना था कि उस युग के सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध के शासक अजातशत्रु को भी उससे भय लगता था। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी इसलिए करवाई थी क्योंकि उसे चंडप्रद्योत के आक्रमण का डर था। ये एक तथ्य ही प्रद्योत के आतंक को दर्शाने के लिए काफ़ी है। प्रमुख राज्यों से प्रतिद्वंद्विता और संबंध। प्रद्योत एक आक्रामक शासक था और उसके पड़ोसी महाजनपदों, विशेषकर वत्स, कोसल और मगध के साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी रहे हैं। उसके शासनकाल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां उसके व्यक्तित्व और उस युग की राजनीति पर अद्भुत प्रकाश डालती हैं। मगध से संबंध और जीवक की कहानी। मगध के शासक बिंबिसार अर्थात अजातशत्रु के पिता के साथ प्रद्योत के संबंध शुरुआत में शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन बाद में वे मित्र बन गए। एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा के अनुसार एक बार चंडप्रद्योत को पीलिया यानी जॉन्डिस का गंभीर रोग हो गया। जब अवंती के वैद्य उसका इलाज करने में असफल रहे तो मित्र धर्म निभाते हुए बिंबिसार में अपने राजवैद्य महान चिकित्सक जीवक को उज्जैनी भेजा। प्रद्योत को कड़वी दवाइयों से सख्त नफरत थी। जीवक को पता था कि राजा दवा नहीं पिएगा, इसलिए उसने घी में दवा मिलाकर उसे पकाया और राजा से कहा कि वो इसे पी ले। राजा ने दवा पीने से पहले जीवक से पूछा कि इसमें क्या है। जीवक समझ गया कि सच बताने पर राजा उसे मार देगा, इसलिए उसने सच नहीं बताया और राजा के दवा पीने से पहले ही उसकी तेज घोड़ी पर बैठकर भाग निकला। जब राजा ने दवा पी और उसे कड़वी लगी तो उसने अपने सैनिकों को जीवक को पकड़कर लाने का आदेश दिया, लेकिन जीवक तब तक अवंती की सीमा से बाहर निकल चुका था। ये कहानी जितनी मनोरंजक है उतनी ही उस युग के कूटनीतिक संबंधों और प्रद्योत के क्रोधी स्वभाव को भी दर्शाती है। वत्सराज उदयन का अपहरण। प्रद्योत की एक और प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्विता वत्स महाजनपद राजधानी कौशाम्बी के राजा उदयन से थी।
उदयन अपनी वीणा बजाने की कला और हाथियों को वश में करने की विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। प्रद्योत ने एक चाल चली और उदयन को बंदी बनाकर उज्जैनी ले आया। उसने अपनी पुत्री वासवदत्ता को उदयन से संगीत और वीणा सीखने को कहा, लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, गुरु और शिष्या में प्रेम हो गया।